तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, मॉल से क्या समझते हैं, मॉल क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो देखो मॉल क्या होता है, ऐसा बाजार जिसमें एक ही छत के नीचे उपयोग की सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी वस्तुएं मिल जाए उसे मॉल कहते हैं। तो देखो एक ऐसा दुकान होगा जहां पर उपयोग की अधिकतर वस्तुएं, अब सारी वस्तुएं तो नहीं मिल सकती है लेकिन अधिकतर वस्तुएं वहां पर अवेलेबल होगा, तो उसको हम मॉल कहेंगे। अब ये मॉल अलग अलग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहरों में भी खुलने लगे हैं। मॉल होने से सुविधाएं भी है और कुछ नुकसान भी है। सुविधाएं ये है कि लोगों को आसानी से कम कीमत पर सामान उपलब्ध हो जाता है। नुकसान ये है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे काम करने वाले होते हैं, जो छोटे दुकानदार होता है, उनको नुकसान का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो ये मॉल होता है। आपने देखा भी होगा मॉल अपने आसपास के बाजारों में। निवेश से क्या समझते हैं, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए जो भी खर्च होता है उसको निवेश कहते हैं। किसी भी उद्योग को करने के लिए जो भी खर्च होगा वो निवेश होगा। जैसे कि मान लो भूमि, भवन, मशीन, व्यवसाय लगाने के लिए या उद्योग लगाने के लिए ये सारी चीज हमको चाहिए होता है, तो इसको निवेश बोलेंगे। सपोज हमको एक दुकान खोलना है, बूट शू, एक बूट शॉप खोलना है, मतलब जूते का दुकान या शू शॉप खोलना है, तो ये हमको खोलना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहला तो लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ 2-3 वर्कर होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। फिर दुकान में कुछ सामान लगेगा, वो सारा सामान चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं को करने में जो खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। यानी किसी भी व्यवसाय या किसी भी व्यापार या किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए जो भी खर्च होता है उसको हम लोग निवेश कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है विदेशी निवेश से क्या समझते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, हमने बता दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, कि वैसी कंपनी जो एक देश में शुरू होता है और बाद में बढ़ जाता है, अलग अलग देशों में जाकर के अपना उद्योग फैला लेता है, वहां पर काम करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है। जैसे का रिलायंस जियो क्या कर रहा है, भारत के अलावा किसी और देश में भी जाकर काम कर रहा है। सैमसंग हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरीके से ये सारी कंपनी जो है क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल है यहाँ पर तो विदेशी निवेश क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाती है ना, तो वहां पर भी यही सब काम करती होगी क्या, कुछ ना कुछ निवेश तो करेगी। मतलब कुछ ना कुछ तो जमीन को लेने में, भवन बनवाने में, मशीन ले जाने में, मशीन लाने में, ये सारे में खर्च होगा ना। वर्कर को देगा तो खर्च होगा। तो ये जो खर्च जितना हो रहा है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी का, वो विदेशी निवेश कहलाता है। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपने कार्य का प्रचार करती है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुराष्ट्रीय, अब चले तो आए जी, दूसरे देश से भारत में चले आए काम करने के लिए, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन हमको कोई जानता नहीं है ना, तो किस प्रकार से हम अपने सामान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने उत्पाद को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्या तरीका होता है ना। पहला है यहाँ पर स्थानीय कंपनी को खरीदकर उससे उत्पाद का प्रसार करता है। पहले बात तो ये समझो, ये जो है ना पावरफुल टेक्निक है बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी भी कंपनी की, जो सामान भारतीय बाजार में पहले से चला जा रहा है, पहले से उपलब्ध है, अब आकर के उसी ब्रांड के सामान को हमने खरीदा और है ना, नाम हमने वही रहने दिया, सिर्फ लोगो अपना वहां पर डाल दिया। भाई ये कंपनी जो है ना, अब इस कंपनी से आ रहा है, सामान वही है लेकिन कंपनी उसका बदल गया। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे पार्ले से थम्स अप ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा ना, थम्स अप ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है। अब थम्स अप शुरू जब हुआ था तो ये किससे बनता था, ये तो आया था पार्ले समूह से, यानी कि पार्ले कंपनी ने थम्स अप बनाना शुरू किया। लेकिन जब कोको कोला भारत में आया, वो ये भी कहानी बड़ा दिलचस्प है, कोको कोला एक बार आया, फिर गया, फिर आया, है ना, भारत सरकार ने बैन भी किया उसको, लेकिन फिर जब दोबारा आया तो यहाँ पर पार्ले का जो समूह था ना थम्स अप, मुश्किल हो रहा था यहाँ पर कोको कोला को सरवाइव करना, क्योंकि पार्ले का 2-3 ब्रांड, 2-3 कैटेगरी इसका ऐसा बन गया था जो बहुत अच्छा मार्केट पकड़ लिया था, जिसमें से एक था थम्स अप। अब यहाँ पर क्या किया कि कोको कोला ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि यहाँ पर पार्ले समूह को थम्स अप को बेचना पड़ गया।
अब जब थम्स अप को पार्ले समूह ने बेचा तो फिर वो कोको कोला ने खरीद लिया और अपना ब्रांडिंग लगा कर, कंपनी का जब नाम आया तो कोको थम्स अप जो है वो किसका है, कोको कोला का है। तो इस तरीके से कंपनियां, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है तो इस तरीके से काम करती है, किसी भी स्थानीय कंपनी के किसी एक अच्छे प्रोडक्ट को खरीद लेती है, वो अपने यहाँ बनवाती है, ठीक है, और उसका मार्केटिंग करके बेच देती है। दूसरा जो उपाय होता है कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का कार्य करती है। अब ऐसा नहीं है ना हम जाकर के कुछ करना शुरू किए, वहां पर जाकर एकदम से हमारा सामान जो है बिकना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, है ना। कोई दुकान भी खुलता है तो ऐसा नहीं है कि सारे सारे ग्राहक जो है एक ही बार में उस दुकान में आ जाएंगे। कुछ ग्राहक तो आएंगे लेकिन कुछ बहुत सारे ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसको अलग अलग जगह पसंद है। इस स्थिति में क्या करेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, मान लो एक किराना का जनरल स्टोर है इसका, ये तो सभी जगह होता है। मेरे पास धन है ना, मेरे पास धन है, तो उसको बोल दिया भाई पहले जो 30% हम दे रहे हैं, कुछ और धन तुमको दे रहे हैं, इसमें लगा दो, हमको दे देना, ठीक है। मतलब इसके साथ टाई अप कर लिया और प्रॉफिट में क्या करेगा, ये अपना हिस्सेदारी इस तरीके से बात कर लेगा, इतना % हिस्सा हमको चाहिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यही करती है, शुरू में आकर के शुरू में क्या करती है, ऐसा नहीं है जोखिम उठाने का काम करती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी देसी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है। ये बात अलग है कि जब उसका पैर जम जाता है तो फिर वो कंपनी से अलग होकर के अपना काम शुरू हो जाता है। जैसे एक कंपनी है हीरो और होंडा। हीरो जो है वो भारतीय कंपनी है, होंडा है विदेशी कंपनी। अब दोनों मिलकर के बनाता है हीरो होंडा। क्यों दोनों क्यों मिला, क्योंकि भारतीय कंपनी है हीरो, उसको भारत के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। होंडा जो है वो विदेशी कंपनी है, उसको उतनी बेहतर तरीके से भारतीय मार्केट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हीरो होंडा ने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि हीरो और होंडा अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों को लगा भाई कि अब अपना काम हम खुद ही कर सकते हैं, हमको भी अच्छी तरह की जानकारी हो चुकी है भारतीय मार्केट की, कहाँ से कौन सामान आएगा, किस तरीके के व्हीकल्स बनाए जाएंगे, किस तरह के वाहनों का निर्माण किया जाएगा भारत के लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर क्या करता है, पहले टाइप करता है फिर तोड़ लेता है, ये कंपनी को चलता रहता है। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती है। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नया आया, अब उसको कुछ बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके प्रोडक्ट का। तो इस स्थिति में क्या करेगा, अपने यहाँ जैसे का सामान बन रहा है ठीक उसी तरीके का सामान कोई और कंपनी बना रहा है तो उसको ऑर्डर दे देगा, ठीक है, और उससे ऑर्डर क्या करेगा एक साथ लेकर के सामने जो उसको देना है जहां पर वहां पर वो पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर समझना चाहे इसको, मान लो कोई एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो है वो भारत में आती है, ठीक है, भारत में आके इसका प्रोडक्ट चल जाता है, इसको मान लो 5 लाख है ना, 5 लाख आइटम चाहिए, यानी कि 5 लाख मोबाइल का डिमांड होता है। ये दो मान लो कि 2.5 लाख तो खुद बना सकता है, 2.5 लाख खुद बना सकता है, लेकिन 2.5 लाख इसको बाहर से बनवाना पड़ेगा। तो 2.5 लाख ये क्या करेगा, किसी दूसरे छोटी कंपनी जो इस तरीके का काम करता है कर सकता है, उसी तरह के ब्रांडिंग के साथ, उसी तरह की क्वालिटी के साथ उसको दे देगा, उससे काम करवा के अपने कंपनी के नाम से 5 लाख का सेल कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे छोटे उत्पादकों से भी माल खरीद लेती है, बनवाने का ऑर्डर भी देती है और उस ऑर्डर को समय पर पूरा कर लेती है। तो ये था हमारे पास क्या था क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपने कार्य का प्रचार प्रसार करती है, किस तरह अपने सामान को बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को लिखिए। वैसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया। एक बार फिर से चर्चा कर दे, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब दो देशों के बीच व्यापार शुरू हो जाता है, एक देश दूसरे देश के यहाँ जाकर व्यापार लगाना शुरू कर देता है, सामानों को बेचना शुरू कर देता है, उद्योग लगाना शुरू कर देता है, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण क्यों संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, ठीक है। प्रौद्योगिकी के कारण आज दो स्थानों की दूरी को आसानी से कम खर्च और कम समय में तय किया जा सकता है, जो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। अब अगर एक कंपनी
अगर मान लो दूसरे देश में जाकर के अपना प्लांट लगाना चाहती है, एक और कंपनी डालना चाहती है, तो ईजिली यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जाकर के वहां पर लगा सकती है। पहला कारण तो ये है। साथ ही सूचनाएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। कंप्यूटर आ जाने से अलग अलग क्रांति आ गई। अतः हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी कारण औद्योगिकरण का बढ़ावा मिला। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक में क्या क्या आया। एक तो सूचना को आप बड़ी तेजी से भेज सकते हो। सूचना मतलब कुछ कहीं किसी को बात करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स पर भेजना है, कोई फाइल भेजना है, किसी तरीके की जानकारी मांगनी है। अब एक कंपनी है कि मान लो एक देश में है, भारत के अंदर है, ये अलग अलग देशों में काम कर रही है, वो निर्देश तो इसको अलग अलग देश तक, सूचना तो इसको अलग अलग देश तक भेजना है। तो जब तक ये सूचना भेजने में समस्या थी तब तक क्या होता था, नहीं हो पाती थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं चल सकता था। अब ये सूचनाएं आसानी से पहुंच जा रही है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ, जो भी मशीन होगा, कुछ भी सामान मंगाना होगा, एक देश से दूसरे देश आसानी से समुद्री मार्ग और हवाई मार्ग से बहुत कम समय में ये चला जाता है। तीसरी बात है कि भाई ये कंप्यूटर जब आ गया तो कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे कार्यों में सुविधा हो गया। तो ये जो तीनों जो क्षेत्र है, सूचना वाला क्षेत्र है, परिवहन वाला क्षेत्र है और ये जो कंप्यूटर वाला क्षेत्र है, ये तकनीक के उदाहरण है। यानी कि तकनीक विकसित होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आसान, या बोल सकते हैं हमारा जीवन और ज्यादा आसान हो गया है। ये तो पहला था, वैश्वीकरण को सफल बनाने में पहला कारण प्रौद्योगिकी में प्रगति। दूसरा है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब हमने उदारीकरण के बारे में बताया था कि अपने देश के अंदर नियम कानून में जो कड़ाई है उस कड़ाई को कम करना। ठीक है, मतलब नियम कानून जो कठोर बना रखे हैं उस नियम कानून को कम करना। अब ये जब कम होता है तो बाहर की विदेशी कंपनियां कूद के आती है काम करने के, भाई हमको भी काम करना है, हमको भी काम करना है। अब ये करा रहेगा तो क्या करेगा, कूद करके आएगा, पैर तोड़ के वापस चला जाएगा। तो कौन पैर तोड़ने वाला काम यहाँ पर कौन करे। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यापारिक अवरोध से क्या समझते हैं। अवरोध का मतलब क्या होता है, बता दो जरा, अवरोध का मतलब क्या होता है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अभी हमने क्या बताया उदारीकरण के बारे में ना, उदारीकरण के बारे में बताया, अभी बता रहे हैं अवरोध के बारे में। ये जो उदारीकरण में जितने भी नियम सरकार हटाते हैं ना, उसको ला दो तो वो अवरोध हो जाता है। अवरोध का मतलब रुकावट। कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे कानून है जिसके कारण जो विदेशी कंपनियां हैं वो काम करना नहीं चाहती है यहाँ पर किसी भी देश के अंदर, या भारत की बात ले तो भारत के अंदर नहीं काम करना चाहती है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक अवरोध बोलेंगे, है ना। कई बार अवरोध लगाना जरूरी भी हो जाता है, कई बार अवरोध लगने से नुकसान भी हो जाता है। पढ़ ले, आ जाओ। कुछ ऐसे नियम और कानून जो व्यापार में रुकावट पैदा करती है, व्यापार का अवरोध कहलाती है। ठीक है, सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग व्यापार में वृद्धि या कटौती एवं कौन सी वस्तु जिसमें कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय लेने के लिए करती है। कई बार देखो क्या होता है ना कि वस्तुओं का मूल्य सरकार बढ़ा देती है। अब बढ़ा इसलिए दिया कि हमको वो जरूरत ही नहीं, हम क्यों ले, है ना। कई बार वस्तुओं का मूल्य जो बेचना चाहती है उसके लिए टैक्सेस कम कर दिया जाता है। जब भारत सरकार, देखो जब हमारे पास ऐसा नहीं है, भारत सरकार सीधा सीधी क्या करेगा, कोई अगर दूसरी कंपनी है तो वो भारत सरकार अगर व्यापार करने के लिए हमारे देश में आएगा तो भारत सरकार डायरेक्टली उसको मना कर देगा, नहीं कर सकता है ना, तो उसको वो छूट है। तो भारत सरकार करेगा क्या, उस समय टैक्स बढ़ा देगा। भाई काम करने तो लेकिन तुमको 35% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अब वो कंपनी बोलेगा भाई हम नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो 35-30% टैक्स ले लो हमने से और थोड़ा मोड़ा सामान बेच देते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब जब भारत सरकार को जरूरी है तो क्या करेगा, ये कर देगा टैक्स 20%, 20% में तुम्हारे सामान 20% टैक्स में ले लेंगे। अब ये टैक्स हो गया कम, अब वो सामान ज्यादा अब इसने लगेगा पूरा टैक्स। तो ये सारी बात होता है। व्यापारिक अवरोध का मतलब होता है ऐसा नियम जो व्यापार में रुकावट पैदा कर देता है, जिसके कारण जो कंपनियां हैं, जो व्यवसाय है वो भारत में आकर के या किसी भी देश में जाकर करना नहीं चाहेगा, उसको हम व्यापारिक अवरोध कहेंगे। विश्व व्यापार संगठन से क्या समझते हैं। देखो, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सही तरीके से चलाना है। आज विश्व व्यापार संगठन का मतलब है एक ऐसा बहुत सारे देशों का एक ऐसा समूह है। ये देखो, ये अलग अलग देश है, ये सारे देश मिल करके क्या किया, एक समूह बनाया जो विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है,
और इस संगठन का मुख्य मकसद है कि व्यापारिक पर्यावरण को सही तरीके से बना करके रखना। जो व्यापारिक वातावरण है अलग अलग देशों के बीच में सही तरीके से बनाकर रखना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में, और भारत तब से इसका सदस्य रहा है ना। अभी वर्तमान में बात करें 149 या इससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, 2-3 बातें जो निकल के आती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? कुछ देशों का संगठन है, 149 देशों का संगठन है, जिसमें भारत ज्वाइन हुआ था। जब विश्व व्यापार संगठन बना था उसी समय में भारत विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना था। इसका कार्यालय जो है, मेन हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, हाँ, व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ये बनाता है और उसका देख रेख करता है। कोई देश तोड़े तो वहां पर सजा भी देने का काम विश्व व्यापार संगठन करता है। ये है हमारा विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड जानकारी। अब आगे जानना है कि भारत में वैश्वीकरण जरूरी ही क्यों है? क्यों वैश्वीकरण को क्यों लाए? नहीं लाए तो अभी तो काम। वैश्वीकरण नहीं आने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके काम नहीं करेगा। क्यों जरूरी है? क्यों विदेशों के लोगों को? देखो 1991 में से पहले क्या था, अभी बात समझो। 1991 से पहले क्या था इसको हमको समझना है। 1999 में जो है, 1991 में हम यहाँ पर उदारीकरण भी आया, मतलब व्यापारिक और व्यावसायिक नियमों में बदलाव किए गए। नई आर्थिक नीति आया, नई आर्थिक नीति आया। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया? ठीक है, नई आर्थिक नीति आया। इससे पहले क्यों नहीं आया? देखो इससे पहले ये था ना कि अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल शासन करके गया था। अंग्रेज जो यहाँ पर आया था ना, वो भी आया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आया, यहाँ पर आकर के बैठ गया और कब्जा कर लिया पूरे भारत पर। अब हम लोगों को यहाँ पर डर लग रहा था कि भाई अगर मान लो वैश्वीकरण की इजाजत देते हैं, दूसरे देशों के आकर यहाँ पर व्यापार करने के लिए देते हैं, तो फिर से कहीं वही स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाए। इसलिए 1947 में आजाद हुए। 1947 से लेकर 1991 में बहुत कम कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो भारत में आकर काम करती थी। लेकिन चूंकि भारत के साथ समस्याएं बढ़ती चली गई, अब अगर अर्थव्यवस्था को अगर मान लो बहुत आगे लेकर जाना है, तरक्की करवाना है, तो यहाँ पर उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति महत्वपूर्ण हो जाता था। जिस कारण से 1991 में नई आर्थिक नीति बना और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में विदेशी कंपनी आकर काम करने लगा। तो भारत में वैश्वीकरण की जरूरत क्या है, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। क्या क्या है देख लो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। अभी होता यह है कि जब यहाँ पर वैश्वीकरण होता है तो बाहर की पूंजी हमारे देश में आकर के लग जाती है। यानी कि कुछ पैसा तो वो हमारे देश से लेकर के जाएगा, लेकिन कुछ पैसा हमारे यहाँ दे करके भी जाएगा। ये काम तो कर रहा है, वो तो कमा करके तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा धन वो कमाएगा ना, तो हमको भी दे करके जाएगा। चाहे वो हमारे वर्कर को दे के जाए, चाहे गवर्नमेंट को पे करे, टैक्स के रूप में पे करे। तो इन सारे से क्या हुआ, हमको भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है वैश्वीकरण से। पहला बात है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। अब जब वैश्वीकरण होता है ना, कोई विदेश की ऐसी कंपनी है, हमारे मान लो कि कोई जो है ना, मान लो कोई शर्ट हमारे यहाँ मिल रहा है 500 रुपये, अब उससे अच्छा शर्ट आकर के कोई यहाँ पर 450 रुपये में बेचे, कोई दूसरी विदेशी कंपनी आके, तो व्यक्ति 450 रुपया लेगा, ना कि 500 रुपया वाला शर्ट लेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि 450 रुपये जो भी शर्ट बेच रहा था जो कंपनी, उसका यहाँ पर सेलिंग ज्यादा होगा। अब इसको खत्म हो गया, कितना करना पड़ेगा, 450 या 400 रुपये के आसपास आना पड़ेगा। मतलब ये लूट नहीं सकता है। कहने का मतलब है प्रतियोगी शक्ति, कंपटीशन बढ़ जाता है दो कंपनियों के बीच में वैश्वीकरण होने से, जिसके कारण कहीं ना कहीं फायदा वहां के उपभोक्ताओं को होता है, हम लोग को होता है। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। प्रौद्योगिकी का मतलब वही है तकनीक। जब वैश्वीकरण होती है तो नई नई तकनीक हमारे पास आती है। उत्पादन तथा उत्पाद के स्तर को उन्नत करना। अब यहाँ पर जब वैश्वीकरण होता है तो अलग अलग देशों से कंपनियां आती है, बराबर जो है अपना सामान को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों कि जैसा हमने पहले ही कहा है
यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कम प्राइस में अच्छा सामान देने की एक होड़ सी लग जाती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है, यानी जो सामान का प्रयोग करता है, खरीद के प्रयोग करेगा, उसको फायदा हो जाता है। इसके अलावा जो है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो जाता है, बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ हो जाता है, वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़, क्योंकि देखो जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी बैंकों में पैसा उतना ज्यादा आएगा, वित्तीय क्षेत्र में उतना ज्यादा पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं बैंक और वित्त के लिए ये अच्छा ही है। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, और मानव का जो क्षमता है, मानव का क्षमता है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखो विदेशी कंपनियां अगर हमारे यहाँ काम करेगी तो नई नई तकनीक के आधार पर काम करना शुरू करेगी। अगर हम काम करने के लिए कुछ हमको आता है, कुछ जाकर और वहां सीखेंगे, तो हमारी क्षमता का विकास होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी आता है, हमको मोबाइल के बारे में चलो कुछ नहीं जानकारी, उस कंपनी में गए सबसे पहले कवर लगाने का काम दे दिया। अब धीरे धीरे हमको जब उस कंपनी में रहेंगे तो मोबाइल के अंदर में जितने भी पार्ट्स होते हैं धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 साल में हमको जानकारी हो जाएगा। तो ये जानकारी हमको हो जाता है मानवीय पूंजी का। अब क्या हुआ, मेरा विकास हो गया। अब अपना हम क्या कर सकते हैं, या दुकान भी डाल ले, या किसी दूसरे कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर ज्यादा सुविधा हमको वहां से मिलने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को लिखिए। कहने का मतलब क्या है, बिहार में वैश्वीकरण हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, हुआ तो है, लेकिन सकारात्मक यानी अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, बिहार में वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में बात करना है। बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण नई नई बीज, नई नई खाद हमारे यहाँ आसानी से पहुंच जाती है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ये हकीकत बात है। निर्यातों में वृद्धि, जब यहाँ पर कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई है तो निर्यात में तो वृद्धि होना ही है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, अब विदेशों से आकर के कंपनियां कुछ कंपनियां बिहार में भी काम कर रही है, या उसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार को ही फायदा हो रहा है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि, अब जो भी सामान बन रहा है ना, तो यहाँ पर घरेलू उत्पाद यानी कि ये बोल सकते हो कि राज्य की आय बढ़ रहा है और साथ ही साथ व्यक्तियों की भी आय यहाँ पर बढ़ रही है। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, नेक्स्ट है अच्छे किस्म की वस्तुओं जो पूरे विश्व में उपलब्ध है, वो अब बिहार में भी आसानी के साथ हम खोज सकते हैं, वो आसानी से हमको मिल जाएगा। रोजगार के अवसर में वृद्धि, जब नई नई कंपनियां लग रही है बिहार के अंदर, नए नए सामान आ रहे हैं, तो नए नए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन, ठीक है, और वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बीमा कंपनियां भारत में आके अपना काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। ये तो सकारात्मक प्रभाव था, बहुत अच्छा है, बहुत वैश्वीकरण बहुत अच्छा है। अब वैश्वीकरण बिहार के लिए खराब क्यों है, ये तो बता दो। तो बिहार में वैश्वीकरण खराब क्यों है, इसको जानना है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा, अब जब से वैश्वीकरण आया ना, तब से जो कृषि पर आधारित उद्योग है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता चला गया। कुटीर एवं लघु उद्योग का विपरीत प्रभाव, अब जो है वैश्वीकरण में क्या, जैसे ही वैश्वीकरण आएगा तो प्रतियोगिता बढ़ जाती, जैसा हमने पहले कहा प्रतियोगिता बढ़ेगा, जो भी घरेलू उद्योग था वो मारा जाएगा, है ना, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, क्योंकि वही सामान कम दाम में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर हमको दे जा रही है, दूसरी कंपनियां विदेशों कंपनियां आकर दे जा रही है, तो हम वो उसको ज्यादा दाम में क्यों खरीदेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो भारत की अभी कोई कंपनी है और वो लाइट बनाने बल्ब बनाने का काम करती है, वो बल्ब मिलेगा हमको 100 रुपये में भारत की, और चाइना वाला बल्ब मिल जाता है यहाँ से 40 रुपये में, तो ये हम खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर मान लो कि चाइना का बल्ब नहीं होता तो हम यही बल्ब खरीदते 100 रुपया वाला, तो भारत की कंपनी को फायदा होता, हमको फायदा होता। तो यहाँ पर ये हो जाता है। रोजगार पर विपरीत प्रभाव, जो भी छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी और जो विदेशी कंपनियों के जो सामान आने से उन पे भी असर पड़ रहा है। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी तो आ रही है, लेकिन बिहार में सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है, जिसके कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा है। वहां पर तो बहुत सारी कंपनियां आकर के अपना ब्रांच लगा रही है,
प्लान डाल रही है, लेकिन बिहार के अंदर संरचना यानी आधारिक संरचना, ना ही रोड अच्छा है, ना ही बिजली की सुविधा अच्छी है, ना ही संचार की सुविधा अच्छी है, जिसके कारण क्या है कि बिहार में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा।